हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिशन और मैं इस वीडियो के थ्रू आप सब लोगों के साथ एनएबीएच की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वैसे तो अब एनएबीएच कोई नई बात नहीं है और मेडिकल प्रोफेशनल, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ हो या फिर कंसल्टिंग डॉक्टर हो, ऑब्वियसली डॉक्टर्स तो जानते ही हैं। तो सारे लोगों के लिए एनएबीएच अब कुछ नया नहीं है। पर जो ये वीडियो बेनिफिशियल किन के लिए हो सकता है, जो नया पैरामेडिकल स्टाफ निकल रहा है, जो नया नर्सिंग स्टाफ निकल रहा है, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिनको एनएबीएच के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। इससे पहले कि हम एनएबीएच के बारे में बात करें, हम जानते हैं ISQA के बारे में। ISQUA, ISQA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर। दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 30 साल पुराना है और 70 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करता है हेल्थ केयर की क्वालिटी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, जिसका हेड ऑफिस है आयरलैंड। अब हम बात करते हैं एनएबीएच के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दोस्तों, अगर आप इसके नेम के फुल फॉर्म को नोटिस करेंगे तो ये इटसेल्फ अपना इंट्रोडक्शन देता है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय मान्यता देने वाला एक बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। किनको? हॉस्पिटल्स को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। हॉस्पिटल का मतलब हम सब जानते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में कुछ अलग कैटेगरी के इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, होम्योपैथी इंस्टीट्यूट, फिर डेंटल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, आई केयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो आते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैटेगरी में आते हैं। तो हॉस्पिटल्स के अलावा अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जिनके बारे में अभी अपन ने बात की, वो सभी एनएबीएच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जैसे कि हम देखेंगे, एनएबीएच ISQA जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, इसका इंस्टीट्यूशनल बोर्ड है और एनएबीएच एक सरकारी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब आते हैं QCI पर, जिसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये QCI एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि अपनी सब्सिडरी बॉडीज के थ्रू अलग अलग फील्ड में क्वालिटी ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है, फिर इंस्पेक्शन करके उनको सर्टिफिकेशन देती है। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल और कॉलेजेस की अगर बात करूं, एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो स्कूल और कॉलेजेस के लिए NABET होता है। सिमिलरली जैसे मेडिकल फील्ड में अपने यहाँ पे NABH है, वैसे ही एजुकेशन फील्ड में NABET होता है। फिर होटल इंडस्ट्री में कुछ अलग तरह का सर्टिफिकेशन होता है जो कि ऑब्जर्व होता है QCI के द्वारा ही। सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल पॉइंट्स हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट्स के लिए अलग सर्टिफिकेशन होता है। चूंकि अपन मेडिकल फील्ड में है तो अपन मेडिकल फील्ड की बात करते हैं। और आगे बता दूं आपको कि NABH जो है वो QCI का कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, NABH जो बॉडी है वो ISQA का इंस्टीट्यूशनल मेंबर है और QCI का कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये जो फोटो देख रहे हो, ये ऑनरेबल डॉक्टर अतुल मोहन कोचर की है, जो वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं NABH में। और दूसरी फोटो जो आप देख रहे हो, डॉक्टर पूनम बजाज की है, जो एज अ डायरेक्टर काम करती हैं NABH में। आपको बता दूं कि NABH एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जिसमें प्रॉपर हायरार्कीज बनी हुई हैं और अलग अलग डेजिग्नेशंस दिए हुए हैं, जिसमें स्किल्ड और प्रोफेशनल डॉक्टर्स काम करते हैं और दूसरे स्टाफ भी काम करते हैं, जो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल की हेल्प करते हैं। कैसे? ईमेल के थ्रू और कस्टमर केयर हेल्पलाइन के थ्रू। अलग डेजिग्नेशन में कौन कौन है, जैसे कि जॉइंट डायरेक्टर है, डिप्यूटी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक्रेडिटेशन ऑफिसर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसेप्शन है। इस तरह से एक प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है, चैनल बनी हुई है, जिसमें अलग अलग डेजिग्नेशन पे स्टाफ काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल्स की हेल्प करता है NABH अचीव करने के लिए। दोस्तों, अभी तक हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स 11 कंट्रीज में इंप्लीमेंट किए हुए हैं ISQA ने। ISQA जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनली इन्होंने 11 कंट्रीज में ये सेम हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं। जानते हैं वो 11 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा, साउथ अफ्रीका, लंदन, जापान, हांगकॉन्ग, जॉर्डन, इजिप्ट, ताइवान, आयरलैंड, देन कैराज। ये 11 देश ऐसे हैं जहाँ पे सेम गाइडलाइंस हॉस्पिटल्स में फॉलो हो रही होती हैं, जो अपने हॉस्पिटल में NABH के थ्रू अपन करने वाले हैं या आगे जाकर करेंगे। सो फील प्राउड फॉर दैट कि कितने गर्व की बात है जो विदेशों में, इतने बड़े बड़े देशों में जो हॉस्पिटल की गाइडलाइंस हैं वो हम अपने देश में भी फॉलो करेंगे। रियली प्राउड फॉर। तो इन 11 देशों के बाद इंडिया 12वां ऐसा देश है जिसको ISQA से मान्यता मिली है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर है। तो इन 11 कंट्रीज के बाद इंडिया बिकेम 12th कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों, पता नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, वो ठीक से शेयर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शेयर द थिंग्स एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट NABH। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज NABH आखिर करता क्या है। अब हम जानेंगे NABH का काम क्या है, NABH करता क्या है। बेसिकली NABH हॉस्पिटल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाता है और जो हॉस्पिटल्स इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, NABH उनको मान्यता प्रदान करता है। NABH के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल्स क्वालिटी सर्विसेज दे सके, और अगर दे रहा है ऑलरेडी तो उनको इंप्रूव कर सके, और जो पेशेंट्स उनके हॉस्पिटल्स में आते हैं वो उनका फायदा उठा सकें। पर दोस्तों, NABH की मान्यता ऐसे नहीं मिलती है। अगर कोई हॉस्पिटल इंप्लीमेंट कर रहा है तो NABH की टीम आती है, वो चेक करते हैं कि आप ये क्वालिटी सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग आप प्रॉपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट है या नहीं है, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर सपोर्टिव है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो NABH देखता है, इंस्पेक्शन करता है प्रॉपर, उसके बाद मान्यता प्रदान करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज NABH किस तरह से हॉस्पिटल्स को मान्यता देता है। इसका आंसर होगा NABH हॉस्पिटल्स को दो तरह से मान्यता देता है, एक तो एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन और दूसरा फुल एक्रेडिटेशन। अब देखते हैं अपन इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन में और फुल एक्रेडिटेशन में। एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन जो होता है उसकी वैलिडिटी होती है 2 साल की। इसका मतलब है कि 2 साल के बाद सर्टिफिकेशन फिर से रिन्यू करना पड़ता है, और जो फुल एक्रेडिटेशन होता है उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की, मतलब वो 3 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि इसका जो वैलिडिटी पीरियड है उसमें डिफरेंस है। एंट्री लेवल 2 साल के लिए वैलिड है, फुल एक्रेडिटेशन 3 साल के लिए वैलिड है। और बहुत सारे ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते थे पहले,
पर अब कर पाते हैं क्योंकि एंट्री लेवल का एक ऑप्शन उनके पास है जिसमें एनएबीएच की पॉलिसीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, दे आर लिटिल lenient फॉर स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ सेटअप, ताकि वो एक क्वालिटी पैरामीटर सेट कर सकें, अपना सर्टन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके एनएबीएच अवेल कर सकें और क्वालिटी सर्विसेज दे सकें। हम एनएबीएच की इनिशियल स्टेज की अगर बात करें तो पहले फुल एक्रेडिटेशन ही हुआ करता था, जो कि केवल बड़े हॉस्पिटल्स के लिए पॉसिबल हो पाता था कि वो फुल एक्रेडिटेशन ले सकें, क्योंकि इसके जो क्वालिटी पैरामीटर्स थे वो हर कोई फुलफिल नहीं कर पाता था। पर एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन जब से आया है तब से स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनएबीएच। एनएबीएच का स्ट्रक्चर क्या है? एनएबीएच में 10 चैप्टर्स हैं, 100 स्टैंडर्ड्स हैं और 514 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। जैसा कि हम कभी भी कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक के अंदर पॉइंट्स दिए होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं ABCD, उसके अंदर भी 1 2 3 4 होते हैं। सिमिलरली एनएबीएच में भी ऐसा है, इसमें 10 चैप्टर्स हैं, 100 स्टैंडर्ड्स हैं और उसके अंदर 514 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो इस तरह से एनएबीएच के 10 चैप्टर्स हैं, उनमें से 5 पेशेंट सेंटर्ड हैं और 5 मैनेजमेंट सेंटर्ड या हॉस्पिटल सेंटर्ड अपन बोल सकते हैं। तो पहले अपन देखेंगे पेशेंट सेंटर्ड कौन कौन से 5 चैप्टर्स हैं। पहला है असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, एंड द सेकंड इज केयर ऑफ पेशेंट्स, थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, देन पेशेंट्स राइट्स एंड एजुकेशन, देन हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। दोस्तों अभी कोविड का टाइम चल रहा है और इसका जो लास्ट पॉइंट है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। कोविड के टाइम में हम सबको पता है कि इन्फेक्शन का डर कितना होता है और इन्फेक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। तो एनएबीएच ने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये थे 5 चैप्टर्स जो कि पेशेंट सेंटर हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल ये 5 चैप्टर्स अपने हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट करता है तो डेफिनेटली दैट गोज इन फेवर ऑफ पेशेंट्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर 5 स्टैंडर्ड्स व्हिच आर मैनेजमेंट सेंटर्ड और हॉस्पिटल सेंटर वी कैन से। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से 5 स्टैंडर्ड्स हैं। कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 5 स्टैंडर्ड्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, वी कैन से 5 चैप्टर्स। अगर ये अपने हॉस्पिटल में अपन इंप्लीमेंट करते हैं, कोई भी हॉस्पिटल इंप्लीमेंट करता है तो दैट गोज इन फेवर ऑफ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस पॉइंट में हम जानेंगे कि एनएबीएच किस किस को मान्यता दे सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है एनएबीएच की मान्यता लेने के लिए। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आते हैं हॉस्पिटल्स, फिर हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल चाहे सिंगल स्पेशलिटी हो या मल्टी स्पेशलिटी हो, वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एनएबीएच की मान्यता के लिए। एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मतलब है नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल। इन्होंने हॉस्पिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एनएबीएच ने, एक हॉस्पिटल कैटेगरी, दूसरा स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। तो हॉस्पिटल कैटेगरी में कौन आता है? जिन हॉस्पिटल के पास मोर देन 100 बेडेड हैं, उससे ज़्यादा बिस्तरों का जो अस्पताल होता है वो हॉस्पिटल कैटेगरी में आता है, और लेस देन 100 बेडेड हॉस्पिटल दे कम अंडर स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी। इसके बाद आई केयर ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एनएबीएच एक्रेडिटेशन। डेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, डेंटल क्लिनिक्स या डेंटल इंस्टीट्यूट, डेंटल मेडिकल कॉलेज, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एनएबीएच की मान्यता के लिए। फिर आयुर्वेदिक सेटअप्स हैं, आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ब्लड बैंक्स हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एनएबीएच एक्रेडिटेशन। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं जो एनएबीएच के लिए अप्लाई कर सकती हैं, जैसे कि क्लिनिक हो गया, पॉली क्लिनिक हो गया, डे केयर सेंटर्स जो होते हैं जिसमें ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किसी न किसी तरह से एनएबीएच से एसोसिएट हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन। एक हॉस्पिटल को या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को एनएबीएच से मान्यता लेने के लिए हर तरह से रॉबस्ट होना पड़ता है, और उसमें से एक है लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एक हॉस्पिटल को कंप्लीट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबल सर्विसेज और फैसिलिटीज। इनमें से कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। आप मेजर डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, जैसे कि फायर एनओसी जो होता है, फायर एनओसी की रिक्वायरमेंट होता है। फिर पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा एक एनओसी दिया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपके पास इन हाउस रेडिएशन से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है तो AERB सर्टिफिकेट लगता है। फिर एनओसी अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट है तो उसकी एनओसी लगेगी, या फिर लाइसेंस लगेगा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इशू किया जाता है। अगर हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी फैसिलिटी है तो PCPNDT का सर्टिफिकेट लगता है। अगर इन हाउस फार्मेसी है तो फिर फार्मेसी का लाइसेंस लगता है। ऐसी कोई भी सर्विस जो अपन हॉस्पिटल में नहीं है पर अपन आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर से वो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उस सर्विस का अपन को एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है, MOU बनवाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो बनवाना पड़ता है कि भाई हमारा फलानी पार्टी के साथ टाई अप है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं है, हमारा अपना हॉस्पिटल है पर अपने पास एम्बुलेंस नहीं है। इस केस में हम किसी थर्ड पार्टी से उसका MOU बनवाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जब भी एम्बुलेंस की जरूरत होगी आप इमीडिएटली एम्बुलेंस भेजोगे, और इसके क्वालिटी पैरामीटर्स, एक ट्रेन ड्राइवर रखोगे, अंदर जो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें मेंशन होती हैं MOU में। इसके अलावा भी कुछ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन में शो हो रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्लीट चेकलिस्ट दी हुई है। इस चेकलिस्ट में जो जिन फैसिलिटीज और सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल एप्लीकेबल होता है वो उनको मेंटेन करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम बात करेंगे कुछ डिस्प्लेस की। एनएबीएच की चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल के अंदर कुछ डिस्प्लेस होने चाहिए जो OPD और IPD एरिया में पेशेंट्स को विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, पेशेंट उसको देख सके, पढ़ सके और समझ सके। अब वो क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले होता है विजन, मिशन और वैल्यू। आप अपने हॉस्पिटल को किस विजन और किस मिशन के साथ रन कर रहे हो वो चीज़ आपको डिस्प्ले करना जरूरी है। वैसे तो मैंने पर्सनली कुछ कंपनीज में काम किया और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन और मिशन होता है जिस मकसद के साथ वो आगे काम करते हैं। तो एनएबीएच भी ये बोलता है कि आप अपने हॉस्पिटल में एक विजन और मिशन सेट करो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके साथ आप अपने हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो विजन, मिशन
एंड वैल्यूज दैट शुड बी डिस्प्ले इन द हॉस्पिटल। इसके बाद है स्कोप ऑफ सर्विसेज, आप अपने हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं पेशेंट को उपलब्ध करा रहे हो उसको डिस्प्ले करना जरूरी हो, एंड दैट शुड बी बाइलिंगुअल, वो 2 भाषाओं में होना चाहिए। जैसे कि अपने यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो अपने यहाँ हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। तो जिन जिन स्टेट में हिंदी लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले होना चाहिए और बाइलिंगुअल डिस्प्ले होना चाहिए। कौन कौन से स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमपी है, यूपी है और झारखंड है, इस तरह के जो भी स्टेट है XYZ जहाँ हिंदी चलती है वहाँ हिंदी और इंग्लिश में करना है। कुछ अलग स्टेट है जहाँ पे, जैसे कि मैं गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पे गुजराती लोकल लैंग्वेज है तो वो बोलते हैं कि आप गुजराती और इंग्लिश में डिस्प्ले करो। जैसे महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी है तो मराठी में और इंग्लिश में डिस्प्ले करना है ताकि वहाँ का जो लोकलाइट है उसको रीड कर सके, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको समझ सके। फिर है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का डिस्प्ले, जो कि मोस्ट कॉमन है, आपने हर हॉस्पिटल में ये देखा होगा जो लगा हुआ है। किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ के साथ या डॉक्टर के साथ कोई अभद्र व्यवहार करना या उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, इस तरह की कोई भी असामाजिक हरकत करना एक कानूनी अपराध है और इस तरह की कोई भी हरकत किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जेल भेजा जा सकता है या कुछ फाइन दिया सकता है, जो भी कुछ एप्लीकेबल होता है उसका डिस्प्ले वहाँ पे करना पड़ता है। फिर है पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पेशेंट से आपके हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है उसकी कुछ जिम्मेदारियां होते हैं और उसके कुछ अधिकार होते हैं। NABH ये कहता है कि आपको ये क्लियरली डिस्प्ले करना है अपने हॉस्पिटल में कि उस मरीज की वो जो भी मरीज आपके हॉस्पिटल में अंदर आ रहा है उसके क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं, और ये भी बाइलिंगुअल होना चाहिए। अगर किसी को हिंदी समझ नहीं आ रही इंग्लिश में पढ़ सके, इंग्लिश समझ नहीं आ रहा हिंदी में पढ़ सके, तो दैट शुड बी बाइलिंगुअल स्ट्रिक्टली। फिर एम्प्लॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिस्प्ले करना है HR डिपार्टमेंट में। इसके बाद टैरिफ लिस्ट होती है। टैरिफ लिस्ट जैसे कि हम सबको पता है, टैरिफ लिस्ट होती है जिसमें टैरिफ लिखा होता है कि जो अवेलेबल सर्विसेज एक हॉस्पिटल में मिल रही हैं उस सर्विसेज के अगेंस्ट में आप क्या क्या चार्ज करते हो। और ये NABH इसलिए बोलता है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पैसे वाला पेशेंट आ रहा है या दिखने में मालदार लग रहा है तो अपन उससे ज़्यादा पैसा चार्ज करें, और कोई गरीब पेशेंट आता है तो उससे कम पैसा चार्ज करें। तो प्राइस की एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, उसके लिए टैरिफ लिस्ट डिस्प्ले होना चाहिए। देन डिपार्टमेंटल एंड डायरेक्शनल साइनेजेस, ये भी डिस्प्ले करना है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। सपोज यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है तो वो कहाँ पर है, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है कहाँ पर है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है। तो डिपार्टमेंट जहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर डिपार्टमेंटल साइनेजेस डिस्प्ले करने हैं। इसके बाद कुछ डायरेक्शनल साइनेजेस भी होना चाहिए वहाँ पे। डायरेक्शनल इन द सेंस जैसे कि कोई सपोज मैं पेशेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता हूँ, अब एंटर करना है, मुझे जाना है ICU में, तो अब मैं कैसे देख पाऊंगा कि ICU कहाँ पर है। उसके लिए डायरेक्शनल साइनेजेस एक हॉस्पिटल को डिस्प्ले करना है कि आप इस सीढ़ी से ऊपर जाइए, ICU सेकंड फ्लोर में है, थर्ड फ्लोर में है, ये डायरेक्शनल साइनेजेस कहलाता है। यू मस्ट हैव सीन इन ऑल द हॉस्पिटल्स। तो इस तरह के डायरेक्शनल और जो भी डिपार्टमेंटल साइनेजेस हैं वो NABH की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करना पड़ता है। फिर इसके बाद है फ्लोर वाइज प्लानिंग, मींस आपके हॉस्पिटल की जो मैपिंग होती है वो कैसे, आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, अगर आपके हॉस्पिटल में सपोज G+2 है या G+3 है तो ग्राउंड फ्लोर में कौन कौन सी फैसिलिटीज और सर्विसेज आप दे रहे हो, फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है, सेकंड फ्लोर में क्या क्या है, थर्ड में क्या क्या है, ये फ्लोर वाइज आपको डिस्प्ले करनी है ताकि जो भी विजिटर्स वहाँ पे आते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं, उनको समझने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ डिसिप्लिनरी और वार्निंग मैसेजेस होते हैं जो डिस्प्ले करना पड़ता है। डिसिप्लिनरी मैसेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल दूं तो स्वच्छ भारत अभियान का लेते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर साफ सुथरा बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें, किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। और वार्निंग मैसेजेस में कौन से आते हैं, जैसे कि अगर आपने गंदगी फैलाते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर आप गंदगी फैलाते हो, आप या सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो या थूक देते हो, कहीं पे भी इधर उधर गंदा करते हो, तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी या 500 रुपये 1000 रुपये फाइन लिया जाएगा। इस तरह के डिस्प्ले अपन कर सकते हैं एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। इसके अलावा कुछ अदर रिलेवेंट डिस्प्लेज लगते हैं जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। उस वीडियो में आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक प्रॉपर डिस्प्ले जो होता है, कितने तरह के डिस्प्ले होते हैं और किस डिपार्टमेंट में कैसे डिस्प्ले उसको किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन। एक हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल रन हो रहा होता है वहाँ पे अपने लेवल पे सारे हॉस्पिटल कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, जैसे कि आपका कंसेंट फॉर्म हो गया, कुछ रिलेवेंट चेकलिस्ट हो गई, फिर रजिस्टर हो गया डेटा एंट्री मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें हर हॉस्पिटल मेंटेन करता है। पर आर दे फिटिंग इन द फ्रेम ऑफ NABH और नॉट, ये देखना पड़ता है। जैसे कि कुछ कंसेंट फॉर्म है NABH बोलता है उनको कि आपको बाइलिंगुअली मेंटेन करना है, जैसे कि एनेस्थीसिया कंसेंट फॉर्म हो गया, आपका सर्जिकल कंसेंट फॉर्म हो गया, ये बाइलिंगुअल होने चाहिए। पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि आप एनेस्थीसिया दे रहे हो तो कौन सा एनेस्थीसिया उसको दे रहे हो, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सिमिलरली सर्जरी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो इस तरह की जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सारे एक पुरानी चेकलिस्ट है, वैसे तो ये इसका अपडेटेड वर्जन भी है मेरे पास, पर इस तरह की एक चेकलिस्ट है जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितना समय लगता है NABH से मान्यता लेने के लिए। जैसे कि हमने बात की थी कि NABH 2 तरह से मान्यता देता है, एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन और फाइनल एक्रेडिटेशन। तो एंट्री वैसे तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है हॉस्पिटल की प्रिपरेशन पर कि हॉस्पिटल कितनी तेजी से प्रिपरेशन कर रहा है, कितनी जल्दी प्रिपरेशन करके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है एक हॉस्पिटल को। पर एक टेंटेटिव अगर मैं बात करूँ तो फॉर एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन इट टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 10 to 12 months एंड फॉर फाइनल एक्रेडिटेशन इट टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 16 to 18 months। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ NABH। इतना सब NABH में करने के बाद आखिर एक हॉस्पिटल को क्या बेनिफिट होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट होता है, फिर हॉस्पिटल में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनको बेनिफिट होता है, एंड अल्टीमेटली हॉस्पिटल आल्सो गेट बेनिफिटेड बाय गेटिंग एनएबीएच सर्टिफिकेशन। अब वो कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट्स की। एक एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता है तो उसके क्वालिटी केयर मिलती है, ओवरऑल उसका जो हेल्थ है, हेल्थ पैरामीटर्स तो इंप्रूव होते हैं, उसका स्वास्थ्य तो ठीक होता ही है, इसके अलावा उसका जो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन होता है वो एक दैट गोज अप टू हाई लेवल। ये पेशेंट्स के लिए बहुत बड़े सेटिस्फेक्शन की बात होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्लॉय कैसे बेनिफिट होता है एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में काम करने के बाद। उसके जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देयर आर 3 पॉइंट्स मेंशन। द फर्स्ट इज गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में काम करने वाला एम्प्लॉय कैसे बेनिफिटेड हो सकता है। एक तो वो सेफ एनवायरनमेंट में काम करता है, उसको बहुत अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलता है, इसके साथ साथ उसकी जो कंटिन्यूस लर्निंग्स होती हैं वो बनी रहती हैं, क्योंकि एनएबीएच के अकॉर्डिंग आपको अपने हॉस्पिटल में कंटिन्यूस क्वालिटी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, जिससे स्टाफ नई थेरेपीज के बारे में, नए इक्विपमेंट डिवाइसेस आते हैं उनके बारे में सीख सके और अपना जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, नॉलेज है, वो अपना इंप्रूव कर सके। इसको मैं हमेशा एक अपने लेवल पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं भोपाल से इंदौर जा रहा हूँ, उसके लिए मैं एक नॉन एसी बस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं नॉन एसी बस में जाता हूँ तो शायद मेरी जर्नी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैं एक बड़ी अच्छी लग्जरी और एसी बस में भोपाल से इंदौर तक जाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आएगा, मैं बहुत एंजॉय कर पाऊंगा। सिमिलरली एनएबीएच में भी ऐसा ही होता है। अगर एक एम्प्लॉय एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में काम करता है तो उसकी जर्नी इस तरह, जैसे कि एक एसी बस में ट्रैवल का एग्जांपल दिया मैंने, उस तरह की जर्नी उसकी होगी। अब बात करेंगे हॉस्पिटल की। एक हॉस्पिटल कैसे बेनिफिटेड होता है एनएबीएच सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन के बाद। एक जो एनएबीएच का जो सर्टिफिकेट होता है, इटसेल्फ अ प्रेस्टीज फॉर एनी ऑफ द हॉस्पिटल। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पॉलिसीज जो होती हैं वो एक हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट हो रही होती हैं, इस बात का प्रूफ होता है, इस बात का सबूत होता है। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है हॉस्पिटल, ये शो करता है एनएबीएच का सर्टिफिकेट। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को भी एनएबीएच सर्टिफिकेशन या एक्रेडिटेशन अट्रैक्ट करता है। जो बाहर विदेशों से जो मरीज आते हैं वो एक ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराना प्रेफर करते हैं जिसके पास ग्लोबल एक्रेडिटेशन होता है, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन होता है जिसका। और एट द लास्ट एक मेजर बेनिफिट की हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स को। अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर इंश्योरेंस की एम्पैनलमेंट लेना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो, उनको एनएबीएच का क्वालिटी सर्टिफिकेशन पुट अप करना जरूरी होता है। सारी एक अभी कुछ तकरीबन 1 से 2 साल पहले आईआरडीए की गाइडलाइंस आई थी जिनमें उन्होंने कंपलसरी किया था, पर बाद में जाकर वो कुछ लेनियंट हो गए थे, उन्होंने हॉस्पिटल्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। पर आने वाले टाइम में एनएबीएच सर्टिफिकेशन लगेगा, ये सबको समझ आ चुका है और सारे हॉस्पिटल्स अब एनएबीएच सर्टिफिकेशन और एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सैंपल सर्टिफिकेट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 तरह के सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं। एक सर्टिफिकेशन जो है वो एक्रेडिटेशन का है और दूसरा सर्टिफिकेट है उसमें मेंशन किया हुआ है कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी स्कोप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि सर्टिफाइड हो चुकी हैं। तो 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक एक्रेडिटेशन का और एक स्कोप ऑफ सर्विसेज का। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं एनएबीएच की कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर पाया हूँ, एंड आई एम सो सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच।